ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। लास्ट रन पे हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया था, छोटा सा पहले रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी अट्रैक्शन को हम बॉन्ड कह सकते हैं बट केमिकल बॉन्ड नहीं कह सकते। हमने कहा था देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड वी ऑल, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दिस कैन ऑल नोन एज अ बॉन्ड बट दे आर नॉट केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होना चाहिए? देयर इज समथिंग which on formation on breakage must change the chemical properties। तो हमने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी थी कि केमिकल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which when formed और when broken, जब वो बनेगा और जब वो टूटेगा क्या बदलनी चाहिए? केमिकल प्रॉपर्टीज बदलनी चाहिए। जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है नेचर के अंदर। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था क्या कारण है बॉन्ड के बनने के, तो हमने उसके अंदर एक लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी, और लुईस ऑक्टेट थ्योरी और दूसरी थी लोअरिंग ऑफ एनर्जी थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी थी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी के दौरान हम लोगों ने ये सीखा कि जब भी कोई बॉन्ड हम लोग बनाते हैं तो लुईस का ऐसा मानना था दैट इज फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, दैट इज फॉर द सेक ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीवमेंट, दैट इज नॉट एक्चुअली बेस्ड ऑन एनीथिंग एल्स। उनको ये फीलिंग थी कि बस नोबल गैस अचीव करना या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना इज आवर मोटिव, और इसीलिए उनके जितने भी कंपाउंड्स थे लुईस ऑक्टेट थ्योरी के, वो सारे के सारे एक्चुअली या तो एस ब्लॉक के पी ब्लॉक के साथ थे या पी ब्लॉक के पी ब्लॉक के साथ थे। और ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट फॉलोइंग लुईस ऑक्टेट थ्योरी आर सेड टू बी एक्सेप्शन टू दैट थ्योरी, जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी थे जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे ऑक्टेट से, दे आर नोन एज हाइपोवैलेंट, एंड दोस कंपाउंड जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा थे, दीज आर नोन एज हाइपरवैलेंट। हमने कुछ एग्जांपल्स लास्ट टर्म के ऊपर करे थे, आई थिंक वो सभी बच्चों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इससे हमारे पास एक और वर्ड आया था वैलेंसी। वैलेंसी भी मैंने लास्ट टाइम पे समझाया था और ये कहा था कि वैलेंसी क्या है? इट इज जस्ट अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं टू अचीव ऑक्टेट। ऑक्टेट को अचीव करने के लिए व्हाटएवर दे नीड, या जो भी अपन कह सकते हैं कि, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ और आवाज नहीं आ रही हो। तो ऑक्टेट को अचीव करने के लिए जो भी उनको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े, गेन करने पड़े या शेयर करने पड़े, दैट नंबर इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स अ नंबर विच इज शोइंग इट्स पॉसिबिलिटी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको देने या लेने या शेयर करने पड़ेंगे। तो दैट मस्ट बी नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं बोलेंगे हम, दैट जस्ट अ नंबर। और इसीलिए दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फीलिंग ऑफ चार्ज एंड वैलेंसी इज नॉट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये बात सभी बच्चों को मेरी समझ में आ रही होगी? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद और आगे बढ़े और हमने सेकंड जो थ्योरी थी वो थ्योरी पढ़ी थी, दैट इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी। इसमें हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, क्या वो ग्राफ आप सभी को याद है? कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था, और उस ग्राफ में करना क्या था? सिर्फ इस तरह का एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व था जो कि हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ये जो पॉइंट है दैट इज नोन एज ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है दैट इज नोन एज बी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट या ये पॉइंट या इस तरह का कोई भी एक पॉइंट दैट इज नोन एज सी पॉइंट। इसमें से कोई भी एक पॉइंट अपन मान लेते हैं एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सी पॉइंट। जैसे हमने यहां पर भी कोई सी पॉइंट ले लिया, तो ए पॉइंट क्या है? जहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं, बी पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, और सी पॉइंट एनी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे या फिर दे टेंड्स टू बी अनस्टेबल। ये जो कर्व है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ये कर्व था। क्या ये बात आप सभी बच्चों को पिछले बार याद हो गई थी? और हमने कहा था कि ये एटॉमिक स्टेट से बॉन्ड फॉर्मेशन तक की जो प्रोसेस है वो फेवरेबल है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के आगे की प्रोसेस लेस फेवरेबल है, तो पलट के वापस बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन पे आ जाएगा। क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी? ये बात सभी बच्चों को याद है? क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया था, और हमने कहा था कि जैसे अपन आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वो क्यों बनते हैं, क्योंकि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और उसके बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल लैटिस, एंड लैटिस एनर्जी इज द हीरो। लैटिस एनर्जी जो है वो कंपनसेट करती है जितना भी खर्चा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? तो हमने कहा था कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इस जो कि हमने डिफाइन किया था वो कहा था कि घूमने का दायरा बढ़ जाना, जितना इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एंड दैट इज द बेसिक रीजन फॉर द कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म। वो किसका
हमने क्या कहा, दैट इज द बेसिक रीजन फॉर द कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म। क्या ये बात सभी बच्चों को प्रॉपर्ली क्लियर है, हाँ या ना? आज अपन उसी बेसिस पे एक एक करके आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर दैट हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका, बॉन्ड्स का, जो कि हम अपने पूरे सिलेबस के दौरान केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। वी कैन से दिस इज द इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है केमिकल बॉन्ड का। आइए उस इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जरा बोर्ड पे सभी बच्चे बड़ी गौर से देखेंगे इस इंडेक्स को। हमने यहां पर बात करी बॉन्ड की, देखिए मैंने ध्यान से मैंने क्या हेडिंग डाली है, दैट इज बॉन्ड, और हमने इसका नाम केमिकल बॉन्ड नहीं रखा है, दैट इज एसोसिएटेड, associated with chemical species, with chemical species। जो केमिकल स्पीशीज है उससे रिलेटेड कोई भी बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट बॉन्ड। जरा बोर्ड पर ध्यान से उन बॉन्ड्स के बारे में सीखते हैं। दैट इज क्लासिफाइड मेनली इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। इसका बेसिस क्या है, इस क्लासिफिकेशन का अगर मैं आपसे बेसिस की बात करूं तो इसका जो बेसिस है वो बेसिस है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका बेसिस क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर ऐसा है तो बस उसके बेसिस पे हम लोग इस बात को बहुत इजीली या क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे या समझ पाएंगे, और वो क्या है, दैट इज, अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक जिसको हम कहते हैं रियल केमिकल बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, एक तो होते हैं रियल केमिकल बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, और दूसरे होते हैं जिनको हम वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। इनको हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं, बट मैंने उसके आगे लगा दिया वीक, ताकि बच्चों को याद रहे कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होते ही वीक है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैंने यहाँ केमिकल बॉन्ड की बात करी तो ये वो हैं जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल होती है। दूसरी चीज, ये वो लोग हैं जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू लेस देन 42 किलोजूल पर मोल होती है। they are so weak that they can form as well as they can broken at the room temperature, so they are not going to change the chemical properties because they are कह सकते हैं ना, ये इतने ही स्मॉल होते हैं, ये इतने ही वीक होते हैं कि जस्ट ये ब्रेक भी जाते हैं, फॉर्म भी जाते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी को बदल दे। जबकि रियल केमिकल बॉन्ड ये हैं जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा होती है। अब किसी बार बच्चे ने, एक बार नहीं मतलब कई बार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है सिर्फ 42 कहां से आया, तो एक्चुअली 42 कोई वैल्यू एज सच कैलकुलेटिव नहीं है। आप मतलब इमेजिन करो ये क्या चीज है। जब हम इनकी कैटेगरी लिख रहे हैं, इनकी कैटेगरी लिख रहे हैं और इनकी कैटेगरी लिख रहे हैं, तो हमने देखा कि जो इस कैटेगरी के बॉन्ड्स हैं उनकी जनरली जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड एनर्जी 42 से ज्यादा ही होती है लगभग, और इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लगभग 42 से कम ही होती है। तो हमने 42 को ऑलमोस्ट एक वैल्यू बना दिया, जिससे हमने कहा ज्यादा वाले जो बॉन्ड है वो जनरली स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, जबकि उससे कम वाले वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जबकि अभी हम आगे जाके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 42 से ज्यादा भी हो सकती है, बट एक जनरल क्राइटेरिया हमने बना दिया कि 42 किलोजूल पर मोल जो वैल्यू आई वो क्यों आई, क्योंकि जो इसके सब कैटेगरीज हैं या सब एग्जांपल्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हो सकती हैं जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, वो लगभग 42 से कम ही होती हैं, और इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो 42 से ज्यादा ही होती हैं। अब अगर मैंने यहां पर केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करा तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इन जस्ट 3 कैटेगरीज। हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो 3 कैटेगरीज क्या क्या है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज आती है दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। पहली चीज जो आती है वो क्या कहलाती है, आयोनिक बॉन्ड। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो क्या कहलाती है, कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरी चीज जो हमारे पास आती है दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। ये जो तीनों तरह के बॉन्ड मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, दे हैव द वैल्यू या इनकी जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल, दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ। जबकि यहां पर जो वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ये कौन कौन से हैं, एक जिनको हम वेंडरवॉल फोर्सेस या नॉन वेंडरवॉल फोर्सेस के नाम से जानते हैं, और दूसरे जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको डिटेल में पढ़ना है हमें आगे जाके सभी चीजों को। वेंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर एक हमारे पास आता है दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन, एक आता है
आयन डाइपोल इंटरैक्शन, दूसरा हमारे पास आता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तीसरा हमारे पास आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, अगला हमारे पास आता है दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, और आखिरी हमारे पास आता है दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आयन डाइपोल, दूसरे होते हैं डाइपोल डाइपोल, तीसरे होते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, अगले होते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और होते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। दे आर वेरी वीक फोर्सेस एंड दे ऑल are having the energy which is less than 42 किलोजूल पर मोल एंड दे आर वीक एनफ कि एसिड बन जाते हैं, एसिड टूट जाते हैं। जैसे कि वाटर और वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड, आइस के अंदर जो बॉन्डिंग है, दे आर वीक, वे बहुत वीक होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका एक एग्जांपल है, वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हम कई सारी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी चाहिए, और वो क्या चीज है, जरा बोर्ड पर बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करिएगा। ये जितने भी हमने वैल्यूज लिखी है, जो भी हमने ये एग्जांपल लिखे, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। और ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस देन 8 किलोजूल पर मोल होती है। क्या होती है? लेस देन 8 किलोजूल पर मोल। जबकि इनके ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस देन 42 होगी, वो तो दिख ही रहा है, पर ग्रेटर देन 8 किलोजूल पर मोल होगी। आप ये समझ सकते हैं कि ये वीक से भी वीक है, ये रिलेटिवली मॉडरेट है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड 8 से लेकर 42 के बीच में है, जबकि ये 8 लेस देन 8 किलोजूल पर मोल है। इन सभी की वैल्यू 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा होती है। इसमें अगर अपन देखें तो आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं वो कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जबकि मेटालिक बॉन्ड मेटल और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज आपको क्या लगता है एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में, एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड को आपको क्या लगता है क्या बनना चाहिए? ऑफ कोर्स आयनिक बनना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमने क्या देखा कि कोवलेंट बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड में मेटालिक बॉन्ड चलो, कोवलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। कुल मिलाकर ये किससे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किस तरह की नेचर का बॉन्ड है उससे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द आयोनिक बॉन्ड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction. It is electrostatic attraction between several cations and several anions, several cations and several anions, उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। जबकि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? एक टाइप ऑफ शेयरिंग बॉन्ड है, टाइप ऑफ शेयरिंग बॉन्ड है। अब ये जो टाइप ऑफ शेयरिंग बॉन्ड है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि क्या वो नॉन मेटल शेयर करेंगे या वो मेटल नॉन मेटल भी तो शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग बॉन्ड है, तो ये जरूरी नहीं है किससे मिलकर बना है, क्योंकि नॉन मेटल तो शेयर ही करेंगे, जबकि मेटल और नॉन मेटल भी शेयर कर सकते हैं। दैट मस्ट बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। जब अपन मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वहां हमने क्या सीखा? इट इज ऑल्सो अ शेयरिंग बॉन्ड। ये भी एक तरह का शेयरिंग बॉन्ड है, ये भी एक तरह का शेयरिंग बॉन्ड है। लेकिन आखिर सर ये शेयरिंग बॉन्ड है, ये भी शेयरिंग बॉन्ड है, तो फिर डिफरेंस क्या है? मैं उन दोनों की डिफरेंस की फील करवाता हूं। इमेजिन करना जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो क्या चीज है। एक नॉन मेटल और एक मेटल मेरे हाथ में है। मान लेते हैं कि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की ज्यादा होगी, मेटल की कम होगी। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और नॉन मेटल ले लेगा। तो नॉन मेटल पे एनायन बन गया, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड बोल देंगे, दैट्स इट। लेकिन अब दोनों ही नॉन मेटल है, मेरे हाथ की पोजीशन को देखना, दोनों ही नॉन मेटल है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। If both are having the higher electronegativity,
ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों की इलेक्ट्रॉन छीनने की हालत है, तो क्या ये भी शेयर करेंगे, ये भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहां पर आयनिक बॉन्ड में एक की ज्यादा और एक की कम, तो ये दे रहा है और ये ले रहा है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब डिफरेंस कम होने लगेगा, जब डिफरेंस कम होने लगेगा या बराबर हो जाएंगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी और ये भी दोनों लेने की टेंडेंसी रखेंगे एंड देयरफॉर दे आर शेयरिंग। एट द अनदर एंड मेटेलिक बॉन्डिंग में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि दोनों ही मेटल्स हैं। अब इसकी भी लेने की इच्छा नहीं है, इसकी भी लेने की इच्छा नहीं है, रादर हम कह सकते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े रहेंगे एंड दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग देयर इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट द वर्ड, दे आर अट्रैक्टिंग देयर इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो पूल है ये इसको भी उस पूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी उस पूल को अट्रैक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली दे आर आल्सो शेयरिंग। बट ऑफ कोर्स कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, तो दोनों छीनने वाला अट्रैक्शन कर रहे हैं, जबकि मेटेलिक बॉन्ड में दोनों ही देने वाला अट्रैक्शन शो कर रहे हैं कि यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन पूल को पकड़ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पूल को पकड़ रहा है, और इसलिए यहां पर भी शेयरिंग बॉन्ड है, यहां पर भी शेयरिंग बॉन्ड है, जबकि ये ऊपर नीचे वाला आयोनिक बॉन्ड है, ये खींचेगा और ये देगा, आयोनिक बॉन्ड है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा तो आयोनिक बॉन्ड, दोनों की ज्यादा तो कोवलेंट बॉन्ड, दोनों की कम तो मेटेलिक बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? परफेक्टली क्लियर। ये देखा जाए तो ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा पूरा चैप्टर है जो हमें पढ़ना होता है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड के फर्दर हिस्से किए जाएंगे, जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड के फर्दर हिस्से हैं जो कि हमको डे बाय डे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सबसे पहली चीज, दैट इज आयोनिक बॉन्ड से। तो लेट्स स्टार्ट। क्या यहां तक जो मैंने समझाया सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो। नहीं नहीं, इट्स जस्ट अ फीलिंग, इट्स जस्ट अ फीलिंग। ऑफ कोर्स अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा ही होने वाले हैं, क्लियर है, वो तो ठीक है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि सर वो खींच रहा है, वो खींच रहा है, तो पकड़ने की फीलिंग आ रही है, सर वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, तो सर पकड़ने की फीलिंग कम आ रही है। इट्स ऑफ कोर्स अ फीलिंग, बट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज वो शेयरिंग बॉन्ड होते हैं ना, उसमें ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेती हैं, तो वहां एटम एक दूसरे के ज्यादा पास आते हैं, इसलिए वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं। इस फीलिंग के कारण नहीं जो मैंने अभी आपको दी थी ऊपर नीचे वाली, उस फीलिंग के कारण ऐसा नहीं होता है। ऑफकोर्स उसका कारण ये होता है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है, एटम ज्यादा पास आते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि मेटेलिक बॉन्ड के अंदर दे आर रिलेटिवली फार अपार्ट, तो उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं, एंड देयरफॉर मेटेलिक बॉन्ड आर वीकर। बट ऑफ कोर्स जब मेटेलिक बॉन्डिंग की रियल फील लेंगे या मेटेलिक बॉन्डिंग को रियलिटी में हम पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड दैट इज समथिंग डिफरेंट, तो आपको कुछ अलग फीलिंग आ जाएगी। मेरी बात यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? आगे चलते हैं, आयोनिक बॉन्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या है, देखिए जरा ध्यान से। आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमारे पास आपको, जैसे मैंने आपको याद है थोड़े दिनों पहले भी आयोनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बताया था जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, बट स्टिल हम इस आयोनिक बॉन्ड को अभी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या लगता है आपको आयोनिक बॉन्ड क्या है? तो किसी बच्चे ने बड़ा सिंपल वे में कह दिया, सर आयन एक कैटायन है, एक एनायन है, उसके बीच के अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड कह देंगे। आई एम गिविंग यू 3 डेफिनेशंस, जस्ट चूज द राइट वन। सही डेफिनेशन क्या है? NaCl में आयोनिक बॉन्ड बनता है, हर बच्चा जानता है, तो मैं उसके लिए 3 डेफिनेशन बोल रहा हूं, चूज द करेक्ट वन। पहली डेफिनेशन, आयोनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। Na एंड Cl के बीच के अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, आयोनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। पहली डेफिनेशन से सेकंड डेफिनेशन अच्छी लगी शायद। तीसरी डेफिनेशन, आयोनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेवरल Na प्लस एंड सेवरल Cl माइनस। दैट डेफिनेशन इज एक्चुअली करेक्ट। थर्ड डेफिनेशन इज एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि अगर हम सोचें कि एक Na प्लस और एक Cl माइनस के बीच के अट्रैक्शन को तो हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसको तो हम सिंपल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, पर आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मैं अगर Na प्लस हूं तो मैं इस Cl माइनस, इस Cl माइनस, इस Cl माइनस, उस Cl माइनस, उस Cl माइनस, सभी Cl माइनस को पकड़ के रखूंगा। वैसे एक Cl माइनस सारे Na प्लस को अट्रैक्ट करके रखेगा, और ये पूरा लैटिस, ये पूरा का पूरा लैटिस इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। Ionic bond is not an attraction between a plus and a minus. Ionic bond is a force of attraction between several cations and several anions. ठीक है? Definition क्या कहती है? The chemical bond formed between two or more types of the atom as a result of transfer of one or more electrons from electropositive to electronegative element is known as ionic bond. जब इलेक्ट्रॉन एक
एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और वो कैटायन और वो एनायन बनाता है, और उन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं? आयोनिक बॉन्ड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेवरल कैटायंस एंड सेवरल एनायंस। सेवरल कैटायंस और सेवरल एनायंस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आई थिंक ये बात सभी बच्चों को क्लियर है एंड नथिंग स्पेशल इन इट, कुछ भी बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। आयनिक बॉन्ड के बनने की कंडीशन क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा तो हम क्या कह देंगे? खुद सोचो। ये छुपा देता हूं, मैंने छुपा दिया स्क्रीन को। आपसे पूछता हूं, बताइए आप क्या लगता है कि आयनिक बॉन्ड के बनने की क्या कंडीशन है? क्या लगता है कि क्या कारण से आयनिक बॉन्ड बनेगा? तो मैंने आपको भी हाथ का इशारा बताया था। एक नॉन मेटल एक मेटल के पास जाएगा, बोला मुझे, ये बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोला मुझे नहीं चाहिए, बोल दोनों को अच्छा लग रहा है, ये ले लेगा ये दे देगा। एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ये तो चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, वो समझ में आता है, लेकिन ये बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। एक्चुअली इस मेटल और इस नॉन मेटल को, इस नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए है पर इस मेटल को भी चाहिए। ध्यान रखना, अगर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इट्स actually the difference of electronegative which is important. It is actually the difference of Z effective which is important, because metal अपने घर का शेर है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट लेकिन सामने जब नॉन मेटल होता है तो ये मेटल उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इसीलिए मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखें, लिखा है पहला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। One atom should have 1, 2 or 3 valence electron, that is electropositive or metallic, while the other atom should have 5, 6 or 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटेलिक। एक नॉन मेटेलिक होना चाहिए, एक मेटेलिक होना चाहिए। इसके पास में मेटल के पास में कितने होने चाहिए? 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास में 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये देगा और ये लेगा। ये हम सिंपल लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बेसिस पे बोल रहे हैं, सिंपल लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बेसिस पे बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, electronegativity difference. The formation of electrovalent bond is favorable if the electronegativity difference is large, that is just like 2.1 on Pauling scale, minimum 2.1 on Pauling scale. Pauling scale को अगर अपन फॉलो करें तो इट जस्ट लाइक 2.1 on Pauling scale. If it is almost 2.1 on Pauling scale और उससे ज्यादा, तब ये अच्छा आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, लेकिन अगर उससे वैल्यू कम होती है तो ये कोवलेंट की तरफ जाता है। आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, आप में से कोई बता सकता है HCl के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है? HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड? व्हाट डू यू से? उसमें कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि मैंने मतलब तेजस ने इस बात का सवाल सही जवाब दे दिया, बट इन जनरल अगर मैं पूछता हूँ HCl में क्या बॉन्ड है, तो तबक के जवाब आता है सर आयनिक। मैंने कहा क्यों? बोला सर H+ और Cl- है ना। नहीं, वो H+ और Cl- दे आर फॉर्मिंग only when it is in aqueous medium। वो aqueous medium में टूट के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज HCl इज अ प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड। मैं ये क्यों बोला, ये मैंने क्यों अभी आपको समझाया? मैंने आपको ये वाली बात इसलिए समझाई बिकॉज HCl की फीलिंग आप में से अधिकतर बच्चों को क्या है कि H और Cl है और इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस है, बट ये स्टिल कोवलेंट है। लेकिन बच्चों को ये फीलिंग आती है कि कहीं पर भी प्लस और माइनस आ जाए तो क्या वो आयनिक होता है? तो आंसर इज नो। ये पोलर कोवलेंट है, ये है कोवलेंट लेकिन पोलर कोवलेंट है। तो पोलर कोवलेंट होने का मतलब आयनिक नहीं होता है। आयनिक का मतलब इसके बीच में पोलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए, इतनी ज्यादा बढ़ जाए, इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि हम उसको एक्चुअली आयनिक बोलने लग जाए। 50% से ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा देन हम उसको आयनिक बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या बोलने चाहिए? कोवलेंट ही बोलने चाहिए। मेरे को लगता है ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, यस या नो? दिस इज नॉट आयनिक, दिस इज पोलर कोवलेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, और ये जो बात है यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इट एनीवेयर। बस ये ध्यान रखना, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस वैल्यू। क्या आप सर बोलो सर HCl के अंदर 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, 3 में से 2.1 माइनस करा 0.9 आया, और इसीलिए सर आपने इसको कोवलेंट बोला क्या? शायद हाँ, पर आई इंसिस्ट कि यहां आंसर आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, बिकॉज पहली बात ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं रहने वाली। दूसरी बात कि जब फजांस रूल पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जस्ट वन ऑफ द टूल, देयर इज अनदर टूल दैट इज नोन एज पोलराइजेशन, दैट डिसाइड्स, वो डिसाइड करेगा कि कोवलेंट करैक्टर कितना और आयनिक करैक्टर कितना।
तो इट्स नॉट लाइक कि आप पॉलिंग को फॉलो करो, 2.1 चेक करो और इससे ज्यादा वाले को आयनिक बोल दो, इससे कम वालों को कोवलेंट बोल दो। ऐसा नहीं करना, ऐसा प्लीज मत करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात सभी बच्चों को प्रॉपर्ली क्लियर है? नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, एंड दिस इज द फैक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द फैक्ट। मैंने कहा था दुनिया का चरम सत्य होता है एनर्जी। आई रिपीट, दुनिया का चरम सत्य क्या होता है? एनर्जी। एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी, आई रिपीट, ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी इज द चरम सत्य। कि ये पेन यहां से गिर गया, नीचे गिर गया, क्यों गिर गया? बिकॉज ये चाहता था कि ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी चला जाए, एंड दिस इज ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी। लेट्स चेक। The formation of ionic bond is a multi-step process that is theoretically multi। वैसे देखा जाता है एक सोडियम एक क्लोरीन से टकराएगा और NaCl बन जाएगा, that's it। But theoretically, जैसे जिसको अपन थ्योरी बोलते हैं, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां से कोटा गया, लेट्स से मैं जयपुर में हूं और मैं यहां से कोटा गया, तो मैं कैसे गया? तो आपने मुझे जयपुर में देखा, आपने मुझे कोटा में देखा, दोनों जगह देख लिया, बट मैं कैसे गया इस पर आप अपने क्यास लगाएंगे, आप अपनी अपनी थ्योरीज बोलेंगे। एक बच्चा बोलेगा कि सर तो घोड़े पे बैठ के गए, एक बच्चा बोलेगा सर साइकिल चला कर गए, एक बच्चा बोलेगा सर तो नाव में बैठ के गए, एक बच्चा बोलेगा सर हेलीकॉप्टर में गए, एक बच्चा बोलेगा सर कार से गए, एक बच्चा बोलेगा सर स्कूटर से गए। सबने अपने अपने विचार रखे, और उन विचारों के जस्ट बाद में उनसे रीजनिंग पूछी गई, क्यों भाई नाव से गए, ऐसे कैसे गए? बस ऐसे ही लगा मुझे। गड़बड़ बोल रहा है तू, तो डिस्कार्ड कर दी हमने थ्योरी। एक बच्चे ने कहा साइकिल, भाई साइकिल से क्यों गए? बोला सर के पास क्योंकि साइकिल है, तो सर साइकिल से गए हो। बट उस पर फिर दूसरी थ्योरी लगेगी कि सर 4 घंटे में पहुंच गया, सर साइकिल से आते कोई 4 घंटे में पहुंच सकते थे क्या, ये और वो। फाइनल जब अपन फैक्ट्स पे जाएंगे तो वो थ्योरी डिस्कार्ड हो जाएगी। ऐसे करके कई सारे फैक्ट्स चेक करें, और चेक करने के बाद वी आर गेटिंग दिस थिंग कि नहीं नहीं सर तो कार से गए, बिकॉज सर 4 घंटे में पहुंचे, सर के पास कार है, एंड सर की कार हमने देखी थी, उस पर कुछ ऐसे रिएक्शन, इंटरमीडिएट वर्ड बोलना चाह रहा हूं मैं, उस पर कुछ निशान था, तो इससे फीलिंग आ गई कि हाँ वो गंदी हो रही थी, इसका मतलब सर कार से गए होंगे, और सर की कार हमने वहां देखी थी। ऐसे करके कई सारे रीजनिंग दे दी, और ये क्लियर हो गया कि बाकी सब में से ये वाली थ्योरी बेहतर है, जबकि कोई गया नहीं सर के साथ में, आपने सर को जाते हुए देखा नहीं, you know the reactant, you know the product, but you have imagined the process, and this is what we are trying to say कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअली सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से बन जाता है, बट इसको इमेजिन करो कि कैसे बना होगा, सो दैट कि हम इसको जस्टिफाई कर सके। तो वो हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स मेनी टाइप ऑफ द एनर्जीज, एंड फिजिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेशन अकर्स ओनली व्हेन देयर इज ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी। अगर ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी होगा तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो लेट्स चेक NaCl। हमने NaCl को बनाया, हमारे पास था ओवरऑल, हमने मल्टी स्टेप में तोड़ा। सबसे पहले Na सॉलिड से Na गैस बना लिया, Na गैस से Na प्लस गैस बना लिया। दूसरा वी हैव Cl2, तो हमने Cl2 गैस से Cl गैस बना लिया, Cl गैस बना लिया, और Cl गैस से Cl माइनस गैस बना लिया। नाउ ये दोनों आपस में मिले और हमने यहां पर NaCl सॉलिड बना लिया। अगर हम देखें तो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल यहां है डेल्टा H सब्लिमेशन, यहां एनर्जी है डेल्टा H आयोनाइजेशन, यहां पर एनर्जी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वॉल्व, यहां पर है डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लैटिस एनर्जी। हमने कहा कि ओवरऑल जो डेल्टा H फॉर्मेशन है नेट, वो डिसाइड करेगी कि बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने कहा डेल्टा H नेट मतलब टोटल वैल्यू जो है वो किस किस के बराबर होगी, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कॉन्सेप्चुअली लिख रहा हूं तो बाय 2 लिख दूंगा, बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल एंड हियर वी आर यूजिंग जस्ट हाफ मोल, तो कॉन्सेप्चुअली डिवाइड बाय 2 लिख दिया है, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी के ये टोटल वैल्यू बराबर होने वाली है। अब इस जगह पर हमने कहा कि भाई देखो इसमें से कौन हमको फायदा देगा, कौन नुकसान देगा। वी आर गेटिंग दिस थिंग कैसे, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, वी हैव टू स्पेंड दिस एनर्जी, दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी इज द खर्चा हमें देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नॉर्मली नेगेटिव, एनर्जी रिलीज होती है इन जनरल, एंड लेटिस एनर्जी इज आल्सो नेगेटिव, दिस इज एनर्जी रिलीज। तो हमने कहा कि these three are unfavorable factors and these two are favorable factors।
एंड देयरफॉर इफ द फेवरेबल फैक्टर्स आर ग्रेटर देन द अनफेवरेबल फैक्टर, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी और तब हम कहेंगे कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो हमने वो अगली चीज देखी कि आयोनिक बॉन्ड के बनने के लिए देयर आर मेजर 3 थिंग्स। कौन कौन सी? ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये लैटिस एनर्जी। वैसे देखा जाए तो टोटल वैल्यू पर डिपेंड करेगा, बट ये 3 बहुत बड़े पार्ट माने जाते हैं। वो पार्ट मैंने यहां लिख रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल की क्या होनी चाहिए? कम से कम। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। और लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। अगर ये ऐसा होता है तो दैट गिव्स अस अ आइडिया कि वो चीज बन जाएगी। क्या बताइए, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी समझाया, लेटेस्ट एनर्जी समझाया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी बिकॉज दिस इज गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री, बिकॉज दिस इज द ओनली एनर्जी जो कि सबको कंपनसेट करेगी। याद आया आप लोगों को? लेटेस्ट एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बताइए, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ, हमने उसकी एप्लीकेशन भी कई सारी पढ़ी है, लैटिस एनर्जी की एप्लीकेशंस पढ़ी है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर? एक और एग्जांपल यहां पर सीखने के लिए ले लेते हैं। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ। फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ सॉलिड बनाते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनाएंगे तो उसको भी अपन एक बार फील कर लेते हैं। इन जनरल रिएक्शन क्या होती होगी कि मैग्नीशियम सॉलिड की रिएक्शन हाफ ऑक्सीजन गैस के साथ होती होगी और एमजीओ सॉलिड बन जाता होगा। डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव होना चाहिए, तब जाकर ये सिचुएशन होगी और ये रिएक्शन होती होगी। लेट्स हैव अ ट्राई। सबसे पहले रिएक्शन का स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैग्नीशियम सॉलिड से हम बना रहे हैं मैग्नीशियम गैस, से बना रहे हैं मैग्नीशियम प्लस गैस, से बना रहे हैं मैग्नीशियम 2 प्लस गैस। ऑन द अदर हैंड वी हैव हाफ ऑक्सीजन गैस, हम उससे बना रहे हैं O गैस, O गैस से बना रहे हैं O नेगेटिव गैस, से बना रहे हैं O-2 गैस। ये कैटायन और ये एनायंस आपस में मिलेंगे और बनाएंगे मैग्नीशियम सॉलिड। The energies responsible in these things are delta H sublimation. This is ionization energy 1. This is ionization energy 2. This is bond dissociation energy, electron gain enthalpy 1. This is electron gain enthalpy 2. And this is lattice energy. अगर मैं इन सबका सम लिखूं तो सम क्या क्या हो जाएगा? डेल्टा एच नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 प्लस लैटिस एनर्जी। बहुत तगड़ी चीज पहचानने में आने वाली है आपको। क्या ये खर्चा है एनर्जी का? पॉजिटिव। क्या ये खर्चा है? पॉजिटिव। क्या ये खर्चा और भी बड़ा? पॉजिटिव। क्यों? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से 2 हमेशा बड़ी होती है, याद है आप लोगों को? दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, वो भी पॉजिटिव। दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। क्या ये नेगेटिव वैल्यू है? दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड इनफैक्ट दिस पॉजिटिव वैल्यू इज ओवरऑल ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यू, सो ओवरऑल ये पॉजिटिव होता है। यानी कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नेगेटिव बनना ही फेवरेबल है, लेकिन ऑक्सीजन नेगेटिव से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनना अनफेवरेबल है। बल्कि इस स्टेप में लगने वाली एनर्जी इस पहले वाले स्टेप से ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनना अनफेवरेबल है। इसी जगह पर बच्चे मुझे कई बार रोकते हैं और कहते हैं कि सर उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। यही बात समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को मैंने बोर्ड पर लिखा कि देखिए ऑक्टेट अब तक अगर मैं देखूं तो मैंने लैटिस एनर्जी नहीं देखी। इस जगह तक की सारी एनर्जी सिर्फ खर्चे की एनर्जी है, जिसके अंदर मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। स्टिल दे ऑल आर इन्वॉल्विंग एनर्जी टू बी सप्लाइड। दीज ऑल आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस एंड स्टिल आप अगर यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स को अब लैटिस एनर्जी कंपनसेट करने वाली है, which is negative value and this is the huge amount of negative value। इतनी बड़ी एनर्जी की वैल्यू होती है कि सारे अनफेवरेबल स्टेप को वो कंपनसेट कर देती है। क्यों कर देती है वो बात भी मैंने आपको सिखा रखी है कि ये मैग्नीशियम 2 प्लस और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन नहीं है। इट इज अट्रैक्शन बिटवीन सेवरल Mg+2 and several O2 नेगेटिव।
बहुत सारे Mg+2 और बहुत सारे O2 नेगेटिव के बीच के कंबाइंड अट्रैक्शन का नाम है ये आयोनिक बॉन्ड। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ये जो मैग्नीशियम है, दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस ऑक्सीजन as well as this oxygen, as well as this oxygen, as well as this oxygen, as well as that oxygen, as well as that oxygen. क्योंकि ये 3D डायग्राम है, I am just representing in the 2-dimensional board, but it is a 3D डायग्राम। इसी तरह से this oxygen negative is going to attract every Mg+2 in its vicinity। हर Mg+2 को वो अट्रैक्ट करेगा। अगर वो प्रकृति का नियम है भाई, कोई भी पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, हर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा उसकी विसिनिटी में, हर एक नेगेटिव हर एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। एंड दिस इज द लैटिस, दिस इज नोन एज आयोनिक लैटिस, और ये कहलाता है आयोनिक लैटिस। It is not just attraction between a plus and a minus, it is an attraction between several plus and several minus together, so called ionic lattice। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर आगे, यहां तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट है कोवलेंट बॉन्ड। क्या है कोवलेंट बॉन्ड, इसको समझने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी बातें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सीखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कहता है, दिस कांसेप्ट इज बेस्ड ऑन द शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हेन ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली। जब हर कंबाइनिंग एटम इक्वली कंट्रीब्यूट करता है तो हम क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आगे की कुछ एक लाइन और पढ़ देता हूं। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर द सेम एंड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स। और इस बात को समझने से पहले कुछ थोड़ी सी मैंने जगह खाली छोड़ी है आप लोगों को कुछ बातें समझाने के लिए। आइए उन बातों को सीखते हैं। देखिए जरा बोर्ड पर बहुत ही गौर से। जब अपन बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या कैसी स्पेसिफिक चीज है जो कि अच्छी है, समझने लायक है। अगर हमने कहा कि हमारे पास में कोई एक एटम है, लेट्स से Cl है, और हमने Cl के साथ जोड़ा और हमने बना दिया Cl2, तो दिस इज नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे हुआ होगा, इमेजिन करते हैं। क्लोरीन के न्यूक्लियस के बाहर ये 1s है, ये 2s है, या मैं शेल भी बोल सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के इसको इस तरह से शो कर रहा हूं। और उसके बाद में 3s है, और फिर लेट्स से 3p है। ऐसा अपन इसको मान लेते हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपको जिस तरह से एक एटम की डेफिनेशन सिखाई है, वी आर डूइंग इट इन द रॉन्ग वे, क्योंकि एटम की डेफिनेशन में इस तरह के गोले बनाना, इट्स जस्ट अ बोर्ड्स मॉडल व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली द एनर्जी लेवल्स एंड शोइंग देम एज 1s 2s 3s 3p। ये सब एग्जैक्टली ब्लंडर है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जैसा कि किताबों में इस तरह से फील करवाते हैं, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं आपके साथ में। तो हमने एग्जैक्टली इस तरीके से एक क्लोरीन को बनाया, यहां से इसको कॉपी करा और यहां पर इस क्लोरीन को यहां पर पेस्ट कर दिया। अरे भाई, कॉपीड, कॉपी, पेस्ट। कहां पेस्ट हो रहा है? गड़बड़ हो गई आजकल इसमें।
चलो दोबारा बना लेते हैं। तो ये रहा एक और, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, और ये हमने 1 2 3 4 बनाई, तो हम यहां पर भी 4 बना देते हैं। ये 2 क्लोरीन मैंने बना दिए। इनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन शो करूं तो यहां पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, और एक और बनाना पड़ेगा अपन को, है ना। फिर उसके बाद 2p, 1 2 3 4 5 और 6 बना दिए, 2p6। फिर 3s में 2 बना दिए, और 3p में 1 2 3 4 और 5 बना दिए। ये कौन है? ये 1s है। ये कौन है? 2s है। ये कौन है? 3s है। क्या 2p है पहले? ये कौन है? 2p है। फिर कौन है? 3s है। और फिर कौन है? 3p है। क्या यही वहां पर है? यहां पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसमें 1 2 बना दिए, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 बना दिए, और 3s में 2 बना दिए। फिर हमको एक और की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा सा यहां ऐसे बना देता हूं, और इसके अंदर हमने बना दिया 1 2 3 4 5, 5 ही बनाने ना, 5 बना दिए। अब ऑफ कोर्स इसको भी अगर अपन लिखें तो दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, और दिस इज 3s एंड दिस इज 3p। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल का मतलब कौन कौन सी? एक तो ये 3s वाली जो वैलेंस शेल है, मतलब 3s एंड 3p आर नोन टू बी वैलेंस शेल्स, बिकॉज ये दोनों मिलके वैलेंस शेल कहलाएगी। वैसे ही ये भी 3s है और ये 3p है, इनको कंबाइंडली हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस शेल कहेंगे। तो ये कहती है कि इसकी वैलेंस शेल उसकी वैलेंस शेल के साथ मिलके इस बॉन्ड को बनाएगी। तो जब हम इन दोनों से Cl2 का फॉर्मेशन करते हैं तो Cl2 किस तरह से बनता है? वो ये कहते हैं कि अंदर वाली जो शेल्स है उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर हम अंदर वाली शेल्स को देखें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये 1s, ये 2s, ये 2p और ये 3s, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। यहां पर भी दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 3s, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन 3p के अंदर कुछ शेयरिंग हो गई, और 3p जो ऑर्बिटल है, जो बाहर वाली ऑर्बिटल है, इसमें कुछ शेयरिंग हो गई, और वो जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर हो गए। इस तरह से कुछ बॉन्ड बनता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब अगर मैं सभी बातों को समझाऊं तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है यार, मतलब कितना ज्यादा इन सब चीजों को, ये पता है मैं लुइस का डायग्राम्स बना रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और मतलब मेरे हिसाब से ये सब चीजें इवेंचुअली गलत हैं, क्योंकि इस तरह से डायग्राम बनाना या इस तरह से शेयरिंग को शो करना इज नॉट करेक्ट। वहां पर वो लोग करते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन कॉमन बना देते हैं कि बोला देखो दोनों की ऑर्बिटल का हिस्सा है, जो कि गलत हो जाता है। मेरे हिसाब से ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और इवेंचुअली ये सब गलत है। होना क्या चाहिए, अगर अपन उन सभी की बात करेंगे तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैं एक्चुअली इन दोनों की बॉन्डिंग को शो करना चाहता हूं तो द बेस्ट वे इज कि मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, इसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। नाउ लुक फॉर द अनपेयर्ड ऑर्बिटल। यहां पर 3p ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो कुछ इस तरह से सिचुएटेड है, 1 2 3 4 5। इसकी यहां पर भी 3p ऑर्बिटल में 1 1 2 3 4 और 5, इसके पास में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दे आर गोइंग टू शेयर दैट इलेक्ट्रॉन। ये वो दो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसने शेयर कर लिए इसके साथ और इसके साथ। सो इट इज अ बॉन्ड विच इज शेयरिंग बॉन्ड। तो अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन बोलूं तो हम कहेंगे कि ए और ए के बीच में बनने वाला बॉन्ड, सो दैट कि ए बनेगा,
तो यहां पर इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों ने इक्वल शेयरिंग करी और ये बॉन्ड बन गया। दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि ए बी के साथ जुड़ जाए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इन दोनों के बीच में भी जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज सिंपली अ शेयरिंग बॉन्ड, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ जाएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर नोन एज सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या कहलाते हैं? सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर थिंग। जैसे कि हमने कहा ये A है, इसकी B के साथ रिएक्शन हुई, इस A के पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये कैसी ऑर्बिटल है? एम्प्टी। और वहीं B के पास में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो कॉल्ड लोन पेयर। ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें बना दिए। यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि A और B के बीच में बॉन्ड बना और दो ही इलेक्ट्रॉन बीच में है, A भी उसको कंट्रोल करेगा, B भी उसको कंट्रोल करेगा। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इवेंचुअली दोनों ही शेयरिंग टाइप ऑफ बॉन्ड है। वो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड भी शेयरिंग बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी शेयरिंग बॉन्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है, मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना। एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों क्लास में एक साथ बैठते हैं, मैं यहाँ, मेरा फ्रेंड यहाँ। मैं अपना ब्लू पेन क्लास में लेके आता हूँ और साथ साथ में मेरे पास एक ब्लैक पेन है, वो भी मैं लेके आता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसके पास उसका एक ब्लू पेन है, लेकिन वो साथ साथ में एक ब्लैक पेन लेके आता है। मेरे पास नहीं, वो रेड पेन लेके आता है, मेरे पास ब्लैक पेन है। ब्लू पेन मेरा, ब्लू पेन उसका, मेरे पास एक ब्लैक है, उसके पास एक रेड पेन है। दोनों क्लास में लेके आते हैं, दोनों बीच में रख देते हैं। मैंने अपना ब्लैक भी पेन रख दिया, उसने अपना रेड भी पेन रख दिया और हम लोग बस क्लास अटेंड करते हैं। मैं ब्लैक पेन यूज कर सकता हूं मेरा, और उसका रेड पेन भी मैं यूज कर सकता हूं। वो भी खुद का रेड पेन और मेरा ब्लैक पेन भी यूज कर सकता है। बट एक दिन की बात ऐसी है कि मैं मेरा ब्लैक पेन लाना भूल गया। बाय चांस उस दिन मेरा फ्रेंड ब्लैक पेन भी ले आया, मतलब रेड और ब्लैक दोनों पेन ले आया। उसने वापस दोनों पेन बीच में रख दिए। अब मैंने क्या करा, मैं भी उस ब्लैक पेन और रेड पेन को यूज कर सकता हूं, मेरा फ्रेंड भी ब्लैक और रेड पेन को यूज कर सकता है। तो अल्टीमेटली सामने देखने वाला आदमी क्या कहेगा, अरे यार दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं, पर कंट्रीब्यूट इक्वल नहीं करा। ऊपर वाले में जो पहले वाला केस था, मैंने जितना पेन दिया उसने उतना पेन दिया, दैट इज इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन। एक एक इलेक्ट्रॉन देना और कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है और शेयरिंग भी इक्वल हो रही है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। उसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, मैंने एक भी नहीं दिया। कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, लेकिन शेयरिंग इक्वल है, शेयरिंग इक्वल है। तो इस तरह के बॉन्ड को भी शेयरिंग बॉन्ड कहेंगे, इस तरह के बॉन्ड को भी शेयरिंग कहेंगे, बट उसकी कैटेगरी सिंपल है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। बट दिस इज अ कोऑर्डिनेट, हमने कोऑर्डिनेट करा, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो दिस इज नोन एज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज आल्सो अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज आल्सो अ कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज, ये जो बॉन्ड हमने बनाया, दिस इज इक्वल कंट्रीब्यूशन इक्वल शेयरिंग। और ये जो बॉन्ड हमने बनाया, ये कैसे बना, दैट इज, बोलो कैसे बना ये वाला बॉन्ड, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग। कैसा बोला मैंने, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग। तो क्या मैं इस जगह से कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं? कैसे क्लासिफाई कर सकता हूं? जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज में। हम यहां पर बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं क्लासिफाई? पहला on the basis of contribution, on the basis of contribution के बेसिस पे दो तरह का बॉन्ड बना सकते हैं। कौन सा? एक बॉन्ड जिसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा जिसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें अगर अपन पॉइंट लिखें तो क्या लिखेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में लिखेंगे अनइक्वल कंट्रीब्यूशन बट इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल शेयरिंग। क्या मेरे बच्चे, सभी बच्चे इस बात को समझ गए या नहीं समझ गए? क्या ये जो मैंने पहली डेफिनेशन, जो डिफरेंस लिखवाया, जो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समझाया, क्या समझ में आ गया?
सेकंड आता है और वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ये क्या कहानी है? ये कहानी समझ में आ गई ना? अब इसको अलग से फील करना, क्योंकि अब जो हम बोलने जा रहे हैं वो चीज इसका भी पार्ट हो सकती है, वो चीज इसका भी पार्ट हो सकती है। ये एक अलग क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, ये फॉर्मेशन के बेस पे कि जब बन रहा था तब देखा था, ये बनने के बाद वो दिखता कैसा है उसके बेसिस पर है। तो यहां अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक जिनको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और एक जिनको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक जिनको हम क्या कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा हो गया जैसे कि ए और ए के बीच में बना हुआ बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो हो गया जिसने ए और बी के बीच में बना, इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस आ गया। तो जब हम कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 होगा तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो होगा तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दैट्स वेरी सिंपल। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक छोटा सा एक एरर या एक छोटी सी पॉइंट और आता है, वैसे मैंने उसको आगे डील कर रखा है, आगे अगले पॉइंट में मैं उसको लेने वाला हूं। वो क्या पॉइंट है कि क्या सच में सर अगर दो एटम अलग अलग हो ए और बी, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर सेम हो, जैसे कि हाइड्रोजन एंड फास्फोरस, क्या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, फास्फोरस की भी 2.1 होती है, तो सर उन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड को आप क्या कहोगे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 0 है लेकिन एटम अलग अलग है, ए एंड बी हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पॉलिंग स्केल, तब उसको क्या कहोगे? वो पोलर बॉन्ड ही होगा। तो यहां पर हमने कहा कि ये डिसिमिलर एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन मतलब अगर डिसिमिलर एटम एनी हाउ हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ द एटम्स आर डिफरेंट देन इट्स श्योरली अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तब वो हमेशा क्या कहलाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सिमिलर एटम। अच्छा एक और बात कि अभी हमने हेडिंग में भी बोला बॉन्ड, जैसे कि अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 ओवरऑल नॉन पोलर है क्या? CO2 ओवरऑल नॉन पोलर है, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये वाला और ये वाला, वो कैसा है? पोलर बॉन्ड है। तो हम अभी ओवरऑल कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट? पर्टिकुलर बॉन्ड, एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे अगर उस मॉलिक्यूल में, तो ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पर्टिकुलर उस बॉन्ड की। उस बॉन्ड को देखो, अगर वो दोनों सेम एटम है तो पक्का, और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो पक्का वो नॉन पोलर है। इफ अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कुछ, या फिर वो अलग अलग एटम्स हैं, पक्की बात है कि वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो मैंने जो आपको दोनों बातें समझाई, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ हाँ, कि बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल कैंसिल हो जाता है पोलैरिटी, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? नॉन पोलर। हम एक टॉपिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके दौरान भी उस चीज को डील कर लेंगे, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ये क्या पहला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग बॉन्ड है, कैसे बनता है वो भी क्लियर है, उसके बेसिस में मैंने छोटा सा क्लासिफिकेशन करा। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लासिफिकेशन भी क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? फिर भी अगर आप में से कोई बच्चे को डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। क्या बोलो, मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? अब हाँ, इसी के जस्ट बाद आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड
इसका तीसरा क्लासिफिकेशन भी पॉसिबल है, और वो क्या चीज है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। वो आगे एक पॉइंट में यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं उस जगह पर आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैंने दो तरह का क्लासिफिकेशन कराया, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड था, मुझे लगता है वो सभी को क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। कोवलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन सेम और कैन बी बिटवीन डिफरेंट एटम्स। जैसे कि अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाऊं तो क्या H2 बन सकता है? क्या मैं Cl और Cl के बीच में बनाऊं तो Cl2 बन सकता है? क्या ये सेम सेम एटम्स के बीच में बन रहा है? डिफरेंट के बीच में भी बन सकता है। अगर मैं H और Cl के बीच में बनाऊं तो HCl बन सकता है। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनाऊं तो CH4 बन सकता है। तो हम यहां देख सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स के बीच में बन सकता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल मस्ट बी दिस कि Al और Cl के बीच में बनने वाला बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड है। आप देख सकते हैं AlCl3, AlCl3 का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है जिसमें ये बाकायदा ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, ये प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ ऑफ कोर्स पोलर है, वो मैंने मना नहीं करा, पर कोवलेंट बॉन्ड तो ये है। क्या बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो ये एग्जांपल बड़े सिंपल हैं कि कैन बी फॉर्म बिटवीन सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर एटम्स। बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन दिस बॉन्ड एटम डज नॉट एक्वायर एनी कंप्लीट चार्ज, एनी कंप्लीट चार्ज, कोई भी कंप्लीट चार्ज नहीं आता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ना तो कंप्लीटली कोई ने छोड़े हैं ना किसी ने कंप्लीटली लिए हैं, तो कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस नहीं आता। इट जस्ट लाइक पार्शियल चार्जेस। और वो भी क्यों आते हैं? वो भी क्यों आते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। वो अगले पॉइंट में मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स which are shared occupy such a position between the nuclei of two atoms where there is maximum force of attraction from the two nuclei of combining atoms। जैसे कि अगर मैंने कहा कि H और H के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये एग्जैक्टली दोनों के सेंटर में होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। जबकि अगर मैंने कहा H और Cl है, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नियर अबाउट क्लोरीन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्लोरीन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? और उस कारण से क्लोरीन पे डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आना लाजमी है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्योंकि एक तरफ हल्का सा पुल हो जाता है, और उस पुल इफेक्ट के कारण हम ये कह पाते हैं कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। मेरे को लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगला पॉइंट वही है जो बारे में मैं आप डिस्कस कर रहा था। व्हेन देयर इज अ स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, द बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो उस तरह के बॉन्ड को पोलर कोवलेंट कहते हैं। बट व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो, देन सच बॉन्ड इज नोन एज प्योर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तब उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। बट आई रिपीट द वर्ड बट, यहां पर गड़बड़ कर सकता है एक स्टूडेंट, और वो क्या? नोट डाल के इस बात को लिखा गया है, a polar bond can be formed between two different atoms having same electronegativity value on Pauling scale। Pauling scale पर अगर उसकी वैल्यू सेम होगी ड्यू टू स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस इन Z इफेक्टिव, उसके कारण ऐसा हो सकता है। उसके एग्जांपल जो हैं वो मैं आपको यहां पर सिखाना चाहूंगा। जरा बोर्ड पर उस चीज के एग्जांपल्स को डील करते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरे पास आता है PH3। इस PH3 में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PH3। इस समय पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू 2.1। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पर यहां आप देख सकते हैं, ओहो, आप यहां देख सकते हैं देयर इज अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये एक तरह का पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वी हैव सेकंड एग्जांपल लाइक NCl3। NCl3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 3 होती है पॉलिंग स्केल पर। पॉलिंग स्केल ओरिजिनल स्केल देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर यहां बनाऊं नाइट्रोजन, ये लगा क्लोरीन, ये लगा क्लोरीन और ये लगा क्लोरीन, यहां हम देखते हैं कि इस पर चार्ज होता है डेल्टा माइनस
और इस पे चार्ज होता है डेल्टा प्लस, बिकॉज Z इफेक्टिव स्लाइटली ज्यादा होता है नाइट्रोजन का क्लोरीन से, एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये भी एक तरह का पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। मुझे लगता है ये दो एग्जांपल्स क्लियर है। आइए थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल मेरे पास आता है जैसे कि CS2। थर्ड एग्जांपल जो मेरे पास आने वाला है दैट इज CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2। इस CS2 एग्जांपल में सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू 2.5। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, दैट इज 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की होती है। अब अगर हम यहां देखें तो सल्फर पे डेल्टा माइनस, सल्फर पे डेल्टा माइनस और कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड के होने को बताता है। ये बॉन्ड कैसा होता है? दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने को बताता है। आई थिंक ये बात भी सभी बच्चों के समझ में आ गई। इजी है, कोई मुश्किल होती तो मैं बोलता, लेकिन बहुत इजी सी बात थी। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके इसमें ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब अपन बिल्कुल कह सकते हैं इट इज नॉट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग, बिकॉज पॉलिंग ने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात नहीं करी थी, उसने एटॉमिक स्पीशीज की बात करी थी। मल्टी एटॉमिक स्पीशीज में, मल्टी इलेक्ट्रॉन बोल दिया शायद गलती से, मल्टी एटॉमिक स्पीशीज की बात नहीं करी थी, उसने एटॉमिक स्पीशीज की बात करी थी। ये क्या बोलने जा रहे हो आपसे बताता हूं। जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर आ गया डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। ऑफ कोर्स वो तो आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। बट द पॉइंट इज कि इसने इससे इलेक्ट्रॉन पुल करे और इस पे आ गया डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, इसने इससे इलेक्ट्रॉन पुल करे, इस पे आ गया डेल्टा 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 पॉजिटिव, इसने इससे इलेक्ट्रॉन पुल करे तो ऑफ कोर्स इस पे आ गया डेल्टा 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 पॉजिटिव। कम होता जा रहा है, बट द पॉइंट इज कि these all are polar bonds, पोलर बॉन्ड्स। ये सभी के सभी पोलर बॉन्ड्स हैं, जबकि एज सच देखा जाए तो दीज कार्बन एटम्स आर सेम। ये सारे के सारे कार्बन एटम तो कार्बन ही है सिंपल, और कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पॉलिंग स्केल पर सेम ही होती है। तो उस बेसिस पर ये इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन तो बन गया। ये जो पॉइंट है कि पॉलिंग स्केल पर सेम वैल्यू के होने के बावजूद भी पोलर बॉन्ड बन रहा है, तो वो आप यहां पर कह सकते हो कि पॉलिंग स्केल पर सभी कार्बन मतलब सेम कार्बन, कार्बन की वैल्यू तो सेम होती है, और सेम होती है, फिर भी ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है? पोलर बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, उस कारण से ऐसा हो रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल बोल सकते हैं, मैंने इनमें से कुछ एग्जाम्पल ले लिए सो दैट कि आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि अगर एटम डिफरेंट है और वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल सेम है तब भी पोलर बॉन्ड बन सकते हैं, बिकॉज कि पॉलिंग स्केल एक रिलेटिव स्केल है, सिर्फ कंपैरेटिव स्केल है, और उसकी जो वैल्यूज हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं है, दे आर जस्ट गिवन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, उसी के लिए वो दी गई है। आई थिंक मेरी बात सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सब सेम है। अगर हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली सेम है। अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो इन सभी का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट होता है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है, तब तो मैं मान ही लूंगा ना, क्योंकि पॉलिंग में उनकी वैल्यूज अलग अलग दी थी। बट यहां तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। इट्स द रीजन इज दिस, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के कारण ऐसा होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन पुल होने के कारण पूरी सीरीज में इंडक्शन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं, उससे कारण ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था, थर्ड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड द कोवेलेंट बॉन्ड is mainly of three types. I repeat the word mainly of three types because we can have a fourth type of the bond also. But basically तीन तरह के p block में बढ़ते हैं। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट डू यू थिंक कि ये सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इसको मैं फील करवाने की कोशिश करता हूं। अगर शेयरिंग के दौरान ए और ए के बीच में अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, देन इट इज नोन एज सिंगल बॉन्ड।
अगर यहां पर ए और ए के बीच में दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज डबल कोवलेंट बॉन्ड. एंड इफ तीन पेयर शेयर हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. तब इसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. बट द पॉइंट इज, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते हम और आप. क्या पता इनिशियली सोचे, लेकिन आगे नहीं सोचना है कि सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड्स हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड तीन सिंगल बॉन्ड्स हैं. ऐसा नहीं सोचना है. बिकॉज जब हम इसके बारे में जानेंगे तो हम सोचें, तब हमको पता लगेगा कि एक बॉन्ड एक तरह का होता है, लेकिन डबल बॉन्ड जो होता है वो एग्जैक्टली दो सिंगल बॉन्ड के बराबर नहीं होता. इसमें जो सेकंड बनने वाला बॉन्ड है, जो सेकंड बनने वाला बॉन्ड है, उसकी नेचर उस पहले वाले से डिफरेंट होती है. इसी तरह से ये जो बाकी के दो बॉन्ड बने हैं इस ट्रिपल बॉन्ड में, उनकी नेचर भी पहले बॉन्ड से डिफरेंट होती है. तो दे आर नॉट एग्जैक्टली कि डबल बॉन्ड आर द टू सिंगल बॉन्ड. ये बात कभी मत कर देना, नहीं तो आप सोचोगे कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर x एनर्जी चाहिए तो सर इसको तोड़ने के लिए, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2x एनर्जी चाहिए, और सर इसको तोड़ने के लिए 3x एनर्जी चाहिए, जो कि ऐसा होता नहीं. एक बात. दूसरी बात कि ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हम यहां लिख रहे हैं, इसको हम वर्ड बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर. इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है. ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड, इसको एक मैथमेटिकल वैल्यू दे दी गई है. सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड है तो उसको 1 कह दो, डबल बॉन्ड दो बॉन्ड्स हैं उसको 2 कह दो, और तीन बॉन्ड है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 कह दो. ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड. बट इमेजिन करो, क्या आपको नहीं लगता कि जो भी मैं लिख रहा हूं दैट इज थ्योरेटिकल? क्यों? इमेजिन करो प्रैक्टिकली कैसा दिखता होगा. क्या ए और ए के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ए और ए के बीच में, ठीक है. जबकि यहां पर ए और ए के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इट्स समथिंग लाइक दिस. ये और थोड़ा सा डार्कर कर देता हूं, वो क्लाउड ज्यादा बड़ा है, वो क्लाउड थोड़ा सा ज्यादा डेंस है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये क्लाउड दो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. जबकि ये जो क्लाउड है ये 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. जबकि यहां पर ए और ए के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो थोड़ा सा और डेंस है. थोड़ा सा इसको और डार्कर कर देता हूं. दिस इज द क्लाउड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ये 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. अब मैं आपको कहूं कि मेरे चारों तरफ एयर है, बताओ कितनी है एयर, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 1 लीटर एयर, 2 लीटर एयर. कुछ कोई बच्चा हो सकता है उसको बलून में बंद करेगा और वेट ले लेगा, सर 1 kg एयर, 2 kg एयर, 3 kg एयर, ऐसा बोल सकता है. बट कैन यू क्वांटाइज इट कि 15 एयर है, 50 एयर है, 25 एयर है, क्या ऐसा बोल सकते हैं अपन? वी कांट डू दैट. ये क्लाउड जो आसमान में ऊपर अपन क्लाउड देखते हैं, हम कह सकते हैं 1 क्लाउड, 2 क्लाउड, 3 क्लाउड, ऐसा तो नहीं बोल सकते. हम क्वांटिटी जो मेजर करते हैं उसकी एक यूनिट होती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज को मेजर करा जा रहा है. मैं पानी का ग्लास है उसके अंदर मेजर करूंगा और ये बोलूंगा 15 पानी है, आई कांट डू दैट. मैं बोलूंगा 15 लीटर वाटर है या 15 ml वाटर है, इस तरह से आई कैन डू. बट क्वांटाइजेशन जो वर्ड है दैट कैन नॉट बी नंबर फॉर दैट थिंग. पानी हुआ, लिक्विड हुआ, सॉलिड हुआ, गैस हुआ, इनको हम एग्जैक्टली नंबर में काउंट नहीं कर सकते. बट वी आर डूइंग हेयर. ये क्लाउड्स हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं, एंड वी आर क्वांटाइजिंग इट. वी आर गिविंग देम अ नंबर. 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड और 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमने नंबर दे दिया. इसको हमने बोल दिया सिंगल बॉन्ड, इसको बोल दिया डबल बॉन्ड, इसको बोल दिया ट्रिपल बॉन्ड. दिस इज एक्चुअली थ्योरेटिकल. यही मैंने कहा, ये थ्योरेटिकल. So that कि it become easier for you and me to get things. क्या थिंग? सोचो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा क्योंकि इस एटम का जो न्यूक्लियस है, इस एटम का न्यूक्लियस इस क्लाउड को पकड़ रहा है. लेकिन यहाँ क्लाउड ज्यादा है तो पकड़ ज्यादा है, यहाँ क्लाउड और ज्यादा है तो और पकड़ ज्यादा है. क्या मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है? अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो ये क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. और साथ ही साथ क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉन्ड
बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्यों? बॉन्ड लेंथ का क्राइटेरिया है ओवरलैपिंग। क्या क्राइटेरिया है? ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी। क्या ज्यादा पकड़ करेंगे तो एटम पास पास आ जाएंगे तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉन्ड एनर्जी का बढ़ना और बॉन्ड लेंथ का घटना को जस्टिफाई करने के लिए वी नीड सम बॉन्ड ऑर्डर वर्ड। ये बॉन्ड ऑर्डर थ्योरेटिकल वर्ड है जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यूज को जस्टिफाई करता है। बॉन्ड एनर्जीज आर रियल, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करा जा सकता है। बॉन्ड लेंथ बाकायदा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इनको जस्टिफाई करने के लिए वी नीड अ वर्ड, वी नीड अ पैरामीटर। वो पैरामीटर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर फॉर्म। क्या बोला मैंने सर? क्या बोला मैंने? सुना आपने? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन पेयर फॉर्म, इन पेयर फॉर्म। ये डेफिनेशन को पकड़ो और समझो क्या कहा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने पेयर है? 1 पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने पेयर है? 2 पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने पेयर है? 3 पेयर है। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट अ वर्ड गिवन टू रिप्रेजेंट द कह सकते हैं ना, डेंसिटी ऑफ द क्लाउड, द अमाउंट ऑफ द क्लाउड, द कह सकते हैं ना, रिचनेस ऑफ द क्लाउड, कितना ज्यादा वो क्लाउड है, सो दैट कि हम उस बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को जस्टिफाई कर सकें। और वो चीज को नंबर देने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पेयर फॉर्म में हमें निकालना है। तो जितने हैं डिवाइड बाय 2, जितने हैं डिवाइड बाय 2, जितने हैं डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? इस बात को शायद मैं 20 सेकंड या 15 सेकंड में भी समझा सकता था। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं भैया, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अगर एक पेयर शेयर्ड है तो सिंगल, 2 पेयर है तो डबल, 3 पेयर है तो ट्रिपल हो जाता। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज आ जाती ना कि सर आप तो पुराने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रहे थे या पहले कह रहे थे इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड होता है, फिर आप यहाँ नंबर दे रहे हो, सर वो कैसे हो रहा है? तो इसीलिए वो डाउट किसी ना किसी बच्चे को पुराने जमाने में आया होगा, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं मुझसे किसी ने क्लास में पूछा होगा, और उसको समझाने के लिए थ्योरी को मैंने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ इस चीज को साथ साथ पढ़ा देता हूँ, और ये बात मेरे बहुत ज्यादा काम आती है फ्यूचर में कि ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर, इट इज नॉट अ रियल कंसेप्ट, बिकॉज कभी आप उसको देख नहीं सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्या देख के नहीं आंसर कर सकते हो? ये थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल चीजों को डिटरमाइन करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है। अगली चीज आती है दैट इज कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को बनने की कंडीशन थोड़ा पीछे चल के देखते हैं और यहां पर ये समझने की कोशिश करते हैं। आयोनिक बॉन्ड के बनने की भी हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, हाँ यहां तक। और हमने यहां पर कुछ आयनिक बॉन्ड के बनने की कंडीशंस पढ़ी थी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक के पास होनी चाहिए कम, एक के पास होनी चाहिए ज्यादा, वो उसको दे देगा। एक और डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा, और जीवन का चरम सत्य था एनर्जी, तीसरा था एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 पॉइंट्स थे। कोवेलेंट बॉन्ड को बनने की कंडीशंस को सीखने की कोशिश करते हैं। क्या आयनिक बॉन्ड वाली कंडीशंस को इमेजिन करते हुए, और अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशंस को देखने जा रहे हैं। तो प्लीज बहुत ही प्रिसाइज होकर चीजों को सुनने की कोशिश करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आइए, कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एटम्स विल नॉट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर एटम्स इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम इज जीरो और वेरी स्मॉल। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो या कम हो तो ये इसको देगा नहीं, क्योंकि इसके खींचने की पावर और इसके देने की पावर में डिफरेंस कम है। तो ऐसा नहीं कि सपट इधर से उधर पहुंच जाएगा, इट्स नॉट एग्जैक्टली कि यहां से वहां चला जाए, ऐसा नहीं करेगा। rather such atom prefers to share electron, that is to form a covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो जीरो होना चाहिए, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या डिफरेंस कम होना चाहिए। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों ने बोला कि एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल मिलके कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। यहां पर हम अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 भी हो सकता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो भी हो सकता है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, पर अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 भी हो सकता है और थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हुआ तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। मुझे लगता है ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। एक और बात कि हमने कहा डिफरेंस की बात करी, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए, बट मेरे हाथों की पोजीशन देखो, क्या मैंने बोला डिफरेंस कम होना चाहिए? मैंने ऐसा देखा दोनों हाथ मेरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए। लिखा है यहां पे द एटम्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड जनरली हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दैट इज नॉन मेटालिक। जनरली दोनों के दोनों नॉन मेटालिक कैरेक्टर के होते हैं, ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए। दोनों के बीच में क्लियर हो गया? एक तो डिफरेंस, वो डिफरेंस कम होना चाहिए और दोनों की वैल्यूज इंडिविजुअली क्या होनी चाहिए? ज्यादा ज्यादा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? मेरे ख्याल से ये सब बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोगों को याद है मुलिकन स्केल हमने पढ़ी थी? मुलिकन स्केल में क्या था? मुलिकन स्केल का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिखनी होती है। और उसने कुछ थ्योरी भी आपको बोली थी। क्या थ्योरी बोली थी? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? उसने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी इज द डिफिकल्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी? इट इज ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना? यानी कि एक एटम ऐसा बोलता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और ले लूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। अगर यही सोच दोनों एटम की हुई, ए और सामने वाले बी की, ए एटम और बी एटम, इसकी सोच है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कि मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा का मतलब मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। बी क्या कहेगा? मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। ए एटम कहेगा कि मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, बी एटम क्या कहेगा? मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा ज्यादा, दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ज्यादा। अल्टीमेटली दोनों को क्या करना पड़ेगा? ए और बी को इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? शेयर करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं? इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसके मतलब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये बात हमने वैसे कहीं यहां पर कह दी थी, लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं। और इसीलिए अगर अपन देखें तो लेफ्ट टू राइट जब अपन पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बढ़ती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्या बोला सर ने? लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अल्टीमेटली नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, कोवलेंट बॉन्ड
फॉर्मेशन टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। ये तो हो गया टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट वाइस वर्सा हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अपोजिट बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? 100%। यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई क्या? नाउ वी हैव कवर्ड आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड, दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ बेटा कुछ कह रहा है? क्या बेटा? माधव कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। तेजस तुम्हारे को भी ऐसा लग रहा है? प्रियांशी एक बार रिफ्रेश कर ले माधव। चले, तो फाइनली हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों पढ़ लिया। नाउ इट्स टाइम कि हम ये समझ लें कि आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। बट देयर आर टू थिंग्स, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते इतने खो जाते हैं कि हम एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, और एक और डिफरेंस होता है बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। हम अभी बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वो अट्रैक्शन जिनके कारण दो एटम जुड़े हैं, आयनिक अट्रैक्शन या कोवलेंट अट्रैक्शन, उनके बीच के डिफरेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। और जब वो अट्रैक्शन होके कंपाउंड बन जाएंगे तो उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के भी हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। वो इसके आगे हैं, वो इसके जस्ट आगे हैं, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। वी आर इनिशियली डूइंग द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड अ कोवलेंट बॉन्ड। चेक करते हैं, बड़ा सिंपल है, यहां तक तो समझा, समझ में आ गया। आगे देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। Ionic bond, it is formed by transfer of electrons from electropositive metal to electronegative non-metal. कोई कुछ कह रहा है? बेटा मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा कि हम आगे अब पढ़ने वाले हैं, ये सब तो पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड के बीच के डिफरेंस, यही बोला था मैंने बस। देख ध्यान से, तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, कैटायन और एनायन बन जाते हैं, उनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स, स्पेसिफिकली नॉन मेटल बोल सकते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ द एटम्स। यानी कि हम ये बिल्कुल सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहां पर इवन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बोल ही नहीं रहे, हम तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है पहले हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बात बताओ, फिजिकली किस बॉन्ड को आप देख सकते हो? आई रिपीट माय वर्ड, फिजिकली किस बॉन्ड को आप एक्चुअली, कौन सा बॉन्ड फिजिकली प्रेजेंट होता है? कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड? कोवलेंट। कैसे प्रियांशी? पता नहीं, देखो यहां पर है Na+ और यहां है Cl-, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो हैं, और क्या वो फोर्सेस हैं, पर वो क्या नजर आएंगे आपको? क्या ये इनविजिबल, इनविजिबल है? इनविजिबल फोर्सेस, अरे हाँ या ना? जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ए और ए के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है? ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? क्लाउड। और अगर ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो ये फिजिकली प्रेजेंट है। ऐसा मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, क्या समझ में आ रही है मेरी बात? चेक करते हैं,
आगे कहते हैं सच बॉन्ड्स आर पॉसिबल बिटवीन डिसिमिलर एटम्स ओनली। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है, एक नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और तब ये बनेगा, तो ये डिसिमिलर एटम्स के बीच में ही बन सकता है। जबकि आपने यहां देखा कि ये A और A सिमिलर एटम्स के बीच में भी बन सकता है और ये डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी बन सकता है। क्या ये बात भी सबको क्लियर है? अगले पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेवरल कैटायंस एंड सेवरल एनायंस व्हिच इज इनविजिबल। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई। क्या ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो कि दोनों के न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज अ फिजिकल बॉन्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां ये कहता है कि इट इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। क्या डिफरेंस है, आखिर क्या पॉइंट है, ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। बोर्ड पर इस चीज को फील करने की कोशिश करना। इमेजिन करना कि मेरे पास ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। क्या ये कौन है? Na प्लस और ये Cl माइनस। अब Na प्लस के Cl माइनस यहां है, क्या इसको अट्रैक्ट करेगा? यहाँ इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये तो हर जगह पर इक्वली अट्रैक्ट करेगा। अरे हाँ या ना, एक जैसा सा अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, अब देखो मैं कर क्या रहा था इतनी देर से, ये मेरी मुट्ठी बंद थी, एक्चुअली ये Na प्लस था, मैंने इसको पकड़ रखा था और मैं Cl माइनस को कहीं पर भी घुमा सकता हूं, तब भी ये अट्रैक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा। अरे हाँ या ना? दिस इज नॉन रिजिड, दिस इज नॉट रिजिड। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं। डोंट फील कि सर आयनिक कंपाउंड तो घूम ही नहीं सकते, वो टूटेंगे कैसे? अरे मैं आयनिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पर्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की। Na प्लस को पकड़ लिया, Cl माइनस मेरे हाथ में है, मैं यूं यूं कहीं पे भी घुमा रहा हूं, क्या इक्वल अट्रैक्शन है? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या बताओ, Na प्लस केवल इसी डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, या इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, या हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है? तो ये रिजिड है या नॉन रिजिड बॉन्ड? क्या ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल? किसी भी डायरेक्शनल में अट्रैक्ट कर सकता है ये? नॉन डायरेक्शनल। दिस इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पर बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, लेट्स से क्लोरीन और क्लोरीन में, अभी याद है एग्जांपल में 2p को जो 3p को जोड़ा था मैंने पीछे, याद है? वो जो फील है वो कुछ ऐसी है कि ये 3p ऑर्बिटल है और ये भी 3p ऑर्बिटल है और ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो कि दोनों ने अट्रैक्ट कर रखा है। इसको फील करना, ये जो चीज है इट्स जस्ट लाइक दैट। जैसे मेरा एक हाथ है, ये p ऑर्बिटल है, मेरा दूसरा हाथ है, ये भी p ऑर्बिटल है, दोनों के बीच में ये ओवरलैप हो गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब मैंने मेरे इस हाथ को पकड़ के रखा और दूसरे हाथ को घुमाने की कोशिश करी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं दूसरे हाथ को घुमा रहा हूं तो ये बॉन्ड टूट रहा है ना। अगर ये हाथ कांस्टेंट है और मैंने इस हाथ को पकड़ के घुमाया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये ओवरलैप हुआ हुआ है। और मैं अगर इसको यहीं पर रखता हुआ इसको खींचूंगा ऊपर, इस वाले इसको ऐसे आगे रख लेता हूं, ऐसे पकड़ लेता हूं, अगर मैंने इसको यहां रोक के रखा और इसको खींचा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा। इट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड एंड यू कैन नॉट मूव अ बॉन्ड मेंटेनिंग एटम एट वन पॉइंट एंड अनदर, जो दूसरा एटम है, you can't move that atom maintaining one atom at its position. This is a rigid bond क्योंकि ये ओवरलैप से बनता है इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। आप पूरे मॉलिक्यूल को घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक को रोक कर दूसरे को घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ रिजिड बॉन्ड एंड दिस हैव अ डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये बॉन्ड बना हुआ है। उस हाँ, मतलब पूरे कंपाउंड को घुमाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बना हुआ है। आप डायरेक्शन को जैसे ही एक एटम को दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हो, बॉन्ड टूट जाता है, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज पोलर है? क्यों? क्या ये A प्लस और B माइनस के बीच में बना है तो क्या हमेशा पोलर बॉन्ड है? ये तो पोल्स बने, देखो दिख रहे हैं, प्रॉपर पोल्स है। जबकि दैट कैन बी पोलर और नॉन पोलर, दोनों हो सकते हैं, AA और AB पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर बॉन्ड भी हो सकता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा एक झगड़े का इशू आता है। अगला पॉइंट जो है, इसमें कुछ ऐसी बात आती है जो कि मतलब इट्स ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टरी, इट्स ऑलवेज कंट्रोवर्शियल, इट्स ऑलवेज
डिबेटेबल इशू। स्ट्रॉन्ग कौन, आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड, ये हमेशा एक डिबेटेबल इशू है। बट इफ वी बाइफरकेट, या अपन कह सकते हैं इफ वी क्लेरिफाई आवर वर्ड्स, देन इट इज समवॉट एक्सप्लेनेबल। कैसे? आई एक्सप्लेन। अगर एक Na प्लस और एक Cl माइनस, देखो मेरे शब्दों को पकड़ना, मैंने क्या कहा, एक Na प्लस और एक Cl माइनस के अट्रैक्शन को हम एक्स अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन अट्रैक्शन को? एक्स अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने यहां पर कोई एटम लिया A और B, उनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड है और उसको Y अट्रैक्शन कहते हैं, तो ऑफ कोर्स Y अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है एक्स अट्रैक्शन से। कारण वो अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था, ओवरलैप का मैटर, वो अच्छा ओवरलैप है, और इसीलिए एक पर्टिकुलर ओवरलैप और एक पर्टिकुलर एक आयोनिक बॉन्ड जो कि इमेजिनरी है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस के बीच का अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते ना आप। क्यों नहीं कर सकते? इसको तो चलो एक बॉन्ड को पकड़ लोगे, एक A और एक A बॉन्ड को आप पकड़ सकते हो और तोड़ भी सकते हो। यू कैन डू दैट बिकॉज यू कैन हैव दैट फैसिलिटी कि आप A और A एटम के बारे में बात कर सकते हो। बट यू कांट हैव अ Na प्लस एंड Cl माइनस, बिकॉज ये लैटिस होता है। कोई एक Na प्लस और एक Cl माइनस की बात आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आप क्या करोगे? इमेजिन करता हूं ऐसे, एक 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 ए बॉन्ड को तोड़ा तो मान लो Y एनर्जी खर्च करी। कितनी एनर्जी खर्च करी? Y एनर्जी खर्च करी। तो बताओ अगर ऐसे 10 बॉन्ड को तोड़ना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर ऐसे 10 बॉन्ड हैं तो एनर्जी भी कितनी देनी पड़ेगी? 10Y। कितनी देनी पड़ेगी? 10Y। अरे हाँ या ना? जबकि अगर मेरे पास यहां पर एक Na प्लस और एक Cl माइनस है और इसके अट्रैक्शन को मैंने तोड़ा और मुझे एनर्जी देनी पड़ी X। कितनी एनर्जी देनी पड़ी? X। अगर मैंने 10 NaCl एक साथ ले लिए तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10x नहीं, 10x से बहुत ज्यादा। सोचो, एक NaCl के अट्रैक्शन को तोड़ रहे हैं आप, X एनर्जी दे रहे हो, दूसरे Na प्लस NaCl को तोड़ रहे हैं तो भी X दे रहे हो। लेकिन पॉइंट ये है कि ये Na प्लस केवल एक ही Cl माइनस को अट्रैक्ट क्यों करेगा? जब 10 लोग एक साथ हैं तो Na प्लस सारे के सारे Cl को एक टाइम पर अट्रैक्ट कर रहा होगा। इधर भी X, 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 इधर भी X। ये तो पहले Na प्लस की कहानी है। दूसरे Na प्लस पे चलते हैं, उसकी कहानी X X X X X। फिर तीसरे Na प्लस की तरफ चलते हैं, वो भी X X X X X। अरे क्या ये तो X इंटू 10 लगभग हो गया क्या? तो अगर मैंने इसको यहां से मिटाकर पर मोल लिख दिया, क्या लिख दिया? 1 मोल। यहां पर वैल्यू जो है उसको मैंने यहां पर लिख दिया इंटू 1 मोल, और इसको भी लिख दिया इंटू 1 मोल, और इसको भी लिख दिया 1 मोल। तो आप देख सकते हैं दिस बिकम अ वेरी ह्यूज वैल्यू हो जाएगी। एंड देयरफॉर जब हम बॉन्ड एनर्जी जैसा शब्द बोलते हैं वो हमेशा थर्मोडायनेमिक वर्ड है, एंड दैट मस्ट बी कैलकुलेटेड पर मोल। हम बोलते हैं NaCl की बॉन्ड एनर्जी पर मोल, HCl की बॉन्ड एनर्जी पर मोल, Cl2 की बॉन्ड एनर्जी पर मोल। कोई भी चीज पर मोल बोली जाती है जब डिफाइन करी जाती है। तो जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो वो ऑफ कोर्स आयनिक बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, जबकि इट इज वीकर, ये वीकर हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने लिखा भी है। Ionic bond is stronger as it is consists of network of electrostatic force of attraction between several cations and several anions throughout attraction को देखना होता है। जबकि यहां पर it is weaker than an ionic bond at is compare per mole। हमको इसको कैसे कंपेयर करना होता है? पर मोल, and therefore this become relatively lesser। अरे हाँ या ना? लेकिन अगर मुकाबला बराबरी का आ जाए ना तो ये जीत जाएगा। ध्यान रखना कैसे? जैसा इसमें नेटवर्क है ना कि ये उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, 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 और इसीलिए ये जीत गया। इसलिए तो जीता ये, क्योंकि एक भाई साहब 4 जनों को अट्रैक्ट, 6 जनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये जीत गए, है ना? ऐसा काम यहां कर लेते हैं, डायमंड को उठा लेते हैं। क्या डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन को पकड़ता है, और फिर एक अगला कार्बन भी 4 कार्बन को पकड़ा है, फिर अगला कार्बन भी 4 कार्बन को पकड़ रहा है, ऐसे ऐसे करते करते सब एक दूसरे को नेटवर्क लाइक पकड़ रहे हैं, तब ये जीत जाएगा। क्यों? इंडिविजुअल जीत रहा था, इंडिविजुअल ये जीत रहा था ना। मैंने बताया था ना, अगर एक X और एक Y और एक X को कंपेयर करते हो तो Y जीतता है। प्रूफ क्या है?
जब ये थ्रू आउट कंपेयर कर रहे हो तो लाओ इसको भी थ्रू आउट कर लेते हैं, तो अपने यहाँ बराबरी का मुकाबला हो जाएगा। तब कौन जीत जाएगा वापस से? कोवलेंट जीत जाएगा। बट अगेन मैंने कहा ना, अगर मैं अपने शब्दों को सजा लूं, अगर अपने शब्दों को बहुत प्रिसाइजली बोल दूं, तो मैं इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर निकल आता हूं। और सिंपली एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन, मैं बहुत बेहतर से आंसर दे सकता हूं कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि कोवलेंट बॉन्ड हम वीक बोलते हैं। क्यों वीक बोलते हैं? क्योंकि वो पर मोल डिफाइन किया जाता है। आई थिंक यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चा? आगे चलते हैं। अगली चीज हमारे पास आती है डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। सर इसको तो आप बड़ी इजीली बता दोगे। नहीं, बताने को तो डिफरेंस है, एक पेज में इसको पढ़ लिया, इस पेज में इसको पढ़ लिया और खत्म हो जाना चाहिए कहानी। बट मैं इस जगह पर होल्ड कर दूंगा। क्यों? बिकॉज इसके साथ साथ मुझे एक और टॉपिक पढ़ाना होता है, वो होता है टाइप ऑफ लैटिस। मतलब आपको लगता है मैं बोल रहा हूं कोवलेंट कंपाउंड, बस कोवलेंट ही तो कंपाउंड है। लेकिन अभी आपको इमेजिन करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, इसको समझाते वक्त, कोवलेंट कंपाउंड दो तरह के लग रहे हैं। एक तो वो कोवलेंट कंपाउंड जो ए टाइप के हैं, बस दो एटम के बीच के एक बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे कि HCl CO2 SiO2। इस SiO2 क्या मतलब, लाइक छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में बने हुए हैं। और एक जैसे मैंने डायमंड जैसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को देखा था। अब बताओ मैं किसको कोवलेंट कहूं? मैं क्या इसको कोवलेंट कहूं एक्चुअली, या मैं उसको कोवलेंट कहूं, या मैं दोनों को कोवलेंट कह सकता हूं? यस, मैं दोनों को कोवलेंट कह सकता हूं। तो जब मैं प्रॉपर्टीज कंपेयर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, या उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो एक बच्चे बोलेगा सर डायमंड का तो बहुत ज्यादा होता है। तो एक्चुअली मैं कौन से कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूं? इट्स मैंडेटरी टू मेंशन। तो जब मैं कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई हैव टू मेंशन कौन से कोवलेंट कंपाउंड। दो तरह के कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, एक कोवलेंट लैटिस वाले कोवलेंट कंपाउंड और एक मॉलिक्यूलर लैटिस वाले कोवलेंट कंपाउंड। ये दो तरह के कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं एंड वी हैव टू टेल अबाउट द लैटिसेस। अगर हम लैटिस बोलने के बाद इनके डिफरेंसेस को समझेंगे तो दैट बिकम मोर क्लियर। और आप लोगों के एनसीईआरटी में ये चार तरह के लैटिस होते हैं, कोवलेंट लैटिस, आयोनिक लैटिस, मेटेलिक लैटिस और मॉलिक्यूलर लैटिस। चार तरह के लैटिस हैं। आपकी एनसीईआरटी में लैटिस की एक टेबल बनी हुई है, उसको समझा रखा है बहुत डिटेल में। और आईआईटी में कम से कम 2 से 3 बार सेम तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले वो लैटिस पढ़ना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सभी बच्चों को? पहले क्योंकि देखो लैटिस पढ़ने का तो हमारे को ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, एक हमारे को एक फीलिंग आ जाएगी कि आखिर जब भी मैं बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट, तो यू नो कि व्हाट वी आर ब्रेकिंग, तभी तो मेल्ट करेंगे या बॉइल करेंगे, है ना? मैं बोल रहा हूं हार्ड एंड ब्रिटल, मैं बोल रहा हूं कोई भी डिफरेंसेस कर रहा हूं, फॉर दैट आई नीड टू नो अबाउट द थिंग कि मैं किसको तोड़ने की बात कर रहा हूं, वो लैटिस समझना पड़ेगा। जैसे अभी आज प्रियांशी ने सवाल पूछा कि सर मेटेलिक बॉन्ड तो सर वीकर होगा ना सर, और सर कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होगा ना, क्योंकि मैंने वो बताया था ना कि कोवलेंट बॉन्ड में तो एक दूसरे को खींच रहे हैं और मेटेलिक बॉन्ड में वो एक दूसरे को दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो, तो फीलिंग आती है कि वो वीकर है। लेकिन अगर हम उसके लैटिस को देख लेंगे या अपन उसको फील कर लेंगे कि आखिर किस तरह से कंपेयर किया जाए, तो मुझे लगता है कि बड़ा इजीली कंपेयर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है, तो आज जो भी थ्योरी पढ़ाई वो सबको क्लियर है? ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा और आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है। नेक्स्ट टर्न का होमवर्क क्या रहेगा? पीरियोडिक की शीट है, कहां से लेकर कहां तक डिस्कस करनी है? क्या 1 से लेकर 52 तक के क्वेश्चन तो मैंने पहले होमवर्क में दे रखे हैं आप लोगों को?
ठीक है, तो अगले टर्न पे आप लोगों को करके लाने हैं 53 क्वेश्चन नंबर से 109 नंबर क्वेश्चन तक। कहां तक करके लाएंगे? 53 से 109 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे। अरे हो जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1 के। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।